नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार। बढ़ते हुए डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट्स को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट्स को नई मारक क्षमता मिल चुकी है, जिसके लिए भारतीय नौसेना ने अपनी तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं उनके नए बैचेस में महत्वपूर्ण अपग्रेड्स किए हैं। और इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन हैं। पहला अपग्रेडेशन दोस्तों A192M नेवल गन और दूसरा है ट्विन आर्मर लॉन्चर शटल 1 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में बदलाव करना। दरअसल दोस्तों इससे भारतीय नौसेना की जो आक्रामक और रक्षात्मक, जिसे कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर्स कहते हैं, वो बढ़ जाएंगी। A192M नेवल गन काफी महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये जो नेवल गन है वो रशिया के एडमिरल कोशकोव क्लास फ्रिगेट पर भी लगाई गई है, जिसकी रेंज और सटीकता बहुत जबरदस्त है और इसका फायरिंग रेट भी काफी ज्यादा है। इसके जरिए भारतीय नौसेना सतह और हवाई दोनों तरीके के लक्ष्यों को आसानी से निशाना बना सकती है। और इस अपग्रेडेशन से तलवार क्लास की फ्रिगेट्स की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड किया गया है वो है ट्विन आर्म लॉन्चर से शटल 1 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में स्विच करना, जिसके जरिए भारतीय नौसेना विस्तृत श्रृंखला में अपनी मिसाइलों को डिप्लॉय कर सकती है। और इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से कई तरीके के फायदे भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जैसे कि भारतीय नौसेना की क्षमता तो इससे बढ़ेगी क्योंकि VLS से अधिक मिसाइलों को संग्रहित और लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि फ्रिगेट एक साथ कई खतरों को मैनेज कर सकती है। यही नहीं दोस्तों, VLS यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम तेजी से रिलोडिंग क्षमता प्रदान करते हैं, जो कि लंबे समय तक चलने वाली किसी भी जंग में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और साथ ही दोस्तों VLS कॉन्फ़िगरेशन में जो इसका उभरा हुआ स्ट्रक्चर है वो जहाज की स्टेल्थ विशेषताओं को बढ़ाता है, यानी कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम करता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन आर्मी अब अपनी एलीट स्पेशल फोर्सेस पैरा यूनिट के लिए 200 और हॉर्नेट नैनो ड्रोन्स को खरीदने जा रही है। और इन ड्रोन्स को नॉर्वे स्थित कंपनी प्रॉक्स डायनेमिक्स एस के द्वारा तैयार किया गया है। ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन काफी कॉम्पैक्ट होता है, जिसकी लंबाई केवल 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये सबसे छोटा ड्रोन है। और बैटरी के साथ इसका वजन केवल 18 ग्राम का है। और यह हमारे सैनिकों को एक हल्का निगरानी उपकरण प्रदान करता है, जिसे कि आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल सीमा 2 किलोमीटर तक है। ब्लैक हॉर्नेट को फ्रंट लाइन सैनिकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि तत्काल स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करता है। साइज में छोटे होने की वजह से ये काफी शांत तरीके से ऑपरेट होता है, इसीलिए गुप्त अभियानों में ये काफी फायदेमंद माना जाता है। ड्रोन को छोटे से बॉक्स से लॉन्च किया जा सकता है। ब्लैक हॉर्नेट को भारत के अलावा कई देश इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा निगरानी और स्पेशल मिशन के लिए किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जैसे कि RPSA कहा जाता है, उसे लेकर आ रही है। और भारत का ये जो महत्वपूर्ण RPSA प्रोजेक्ट है, इसे अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मंजूरी मिलने वाली है। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मंजूरी मिलना केवल ये मत समझिएगा कि ये औपचारिकता है, बल्कि ये काफी महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, क्योंकि ये परियोजनाएं भारत सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके लिए जरूरी धन, संसाधन और स्ट्रैटेजिक फोकस को अनलॉक किया जाता है। फिलहाल इसके पेपर्स तैयार हो चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स को ये RPSA मिलेंगे। DRDO के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने RPSA के लिए काफी टेक्नोलॉजीज को मैच्योर भी कर लिया है। खास बात ये रहेगी कि इस विमान के रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जा रहा है, जो कि इसके स्थल क्षमताओं को बनाए रखेगा। और यही नहीं दोस्तों, इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए अब AI टूल्स का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। और RPSA प्रोजेक्ट केवल दोस्तों तकनीकी कौशल नहीं है भारत का, बल्कि ये भारत की स्ट्रैटेजिक क्षमता को भी बढ़ाएगा। और ये एक स्टेल्थ UCAF होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स को कई टैक्टिकल फायदे देगा। दोस्तों एक दुखद खबर जो कि गुजरात के पोरबंदर से आ रही है, जहां पर तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड का ALH ध्रुव चॉपर क्रैश हो गया और इस पर 3 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना दोस्तों दोपहर 12:10 पर हुई है। कहा जा रहा है कि इस दौरान एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में 3 चालक दल थे, जो कि पोरबंदर हवाई अड्डे पर जब लैंड कर रहे थे तब दुर्घटना का शिकार हो गए। हालांकि तीनों सदस्यों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया, लेकिन गंभीर रूप से जली हुई हालत में उन्हें एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर फ्रांसीसी नौसेना के पायलट ने एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा कि चाइना का 6th जनरेशन का फाइटर जेट, ये फाइटर जेट अभी एक सपना है, क्योंकि इसे अब पूरी तरीके से विकसित होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। फ्रांसीसी नौसेना के कैरियर एयर विंग कमांडर डैनिस ने कहा कि 6th जनरेशन का विमान चाइना केवल अभी सपने दिखा रहा है। हालांकि राफेल फाइटर जेट के बारे में उन्होंने कहा कि राफेल जो है वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राफेल में कोई स्टेल्थ क्षमता तो नहीं है, लेकिन हमने इसे बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया है, क्योंकि ये फाइटर जेट एक ही समय में सभी तरीके के मिशंस को अंजाम दे सकता है, जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट की विशेषताओं में से एक है। और हम इसे हर 2 साल में अपग्रेड करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि रफाल की मिट्योर एयर टू एयर मिसाइल
शायद ही दुनिया में मिलने वाली सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। लेकिन 6th जनरेशन का फाइटर जेट अभी केवल कागजों पर है। कावेरी इंजन को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें दोस्तों अभी कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन को अब एक नए सिरे से बनाया जा सकता है, जिसके लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस इंजन का बिल्कुल नया कोर डिजाइन करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। दरअसल GTRE 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम एक एडवांस कावेरी इंजन पर काम करने के लिए सरकार से मंजूरी मांग रहा है, जिसे कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लगाया जाए। जैसे कि आप सबको मालूम भी है कि मौजूदा समय में कावेरी इंजन कोर केवल 46 से 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन दोस्तों टारगेट 90 किलो न्यूटन का है, जिसमें कि नए कावेरी इंजन को ड्राई पावर में लगभग 60 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देने की आवश्यकता होगी, जिसमें कि आफ्टर बर्नर इसे अतिरिक्त बूस्ट प्रदान करेंगे। इसीलिए एक नए कोर डिजाइन की आवश्यकता है, जो कि इस इंजन को विश्वसनीय बनाएगा और उच्च दबाव और तापमान का जो रेशो है उसे ये बनाए रखेगा। बात साफ हो जाती है कि इस नए इंजन को तैयार करने के लिए न केवल पैसों की जरूरत है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की भी जरूरत होगी। और यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि ये जो नया इंजन का प्रस्ताव दिया गया है, उसमें इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा कि जो वर्तमान में मौजूद कावेरी इंजन है, उससे जो सबक लिया गया है, उस सबक का अब फायदा उठाया जाएगा। आपको बता दें कि नए कावेरी इंजन की सबसे खास विशेषता होगी इस इंजन का फ्लैट बेड डिजाइन का, जो कि अलग अलग फ्लाइट कंडीशन में थ्रस्ट लॉस को कम करता है। और ये जो विशेषता है वो इसे अत्यधिक अनुकूल बनाती है तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए। हालांकि दोस्तों एक बात तो और यहाँ पर आपको समझनी होगी कि नया इंजन विकसित करने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें कई और साल लग सकते हैं, क्योंकि ऐसी जटिल मशीनों को डिज़ाइन करना फिर उसका परीक्षण करना, उसमें बहुत सारी टेंशनें आती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास डेडिकेटेड फंडिंग है और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो इसे काफ़ी तेज़ी से बनाया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लगातार HAL के पास डिमांड बढ़ती जा रही है AL-31F इंजन के पुर्जों के लिए, यानी कि स्पेयर्स के लिए। यहाँ पर इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी देश इस वक्त Su-30 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब HAL से बात कर रहे हैं कि उनके फाइटर जेट्स के इंजनों के लिए स्पेयर्स की डिलीवरी करें, क्योंकि दोस्तों रूस की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। इसके अलावा कई तरीके के सेंक्शन उस पर लगे हैं। और AL-31F इंजन दोस्तों भारत के Su-30 फाइटर जेट का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यह इंजन अपनी विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, इसलिए दुनिया भर की कई वायुसेनाओं की ऑपरेशनल क्षमताओं का भी ये अंग है। अब यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा इसलिए भी है क्योंकि HAL रशिया से लाइसेंस के तहत AL-31F इंजन का निर्माण और रखरखाव भी करता है। इसके अलावा भारत एक अल्टरनेटिव सप्लायर यहाँ पर बन सकता है इन देशों के लिए। अब यहाँ पर सब कुछ तो मैटर सेट हो जाता है कि चलो ठीक है, इनको भारत सप्लाई कर सकता है स्पेयर पार्ट्स को इंजनों के। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर अभी भी है, क्योंकि रशिया की मंजूरी के बिना हम इन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के पास AL-31F इंजन पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है। इसीलिए बिना रशिया की परमिशन से हम इसके कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये परमिशन न केवल पुर्जों तक सीमित है, बल्कि दोस्तों इंजनों के ओवरहॉल तक भी फैली हुई है। हालांकि भारत और रशिया इस बात पर सहमत हो जाते हैं, तो ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी का एक बड़ा प्लान सामने आया है। दरअसल इंडियन नेवी अब इंडियन ओशियन रीजन की बेहतर निगरानी के लिए लंबी दूरी के हाई स्पीड UAV के डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, जो कि इंडियन ओशियन रीजन में लगातार निगरानी प्रदान कर सकते हैं। और इस कदम से भारत की समुद्री डोमेन में जो अवेयरनेस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और भारत की निगरानी क्षमताओं में भी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारतीय नौसेना तो ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन को हासिल करने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं वो अब जेट पावर्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने की योजना बना रही है, क्योंकि दोस्तों जो टर्बोप्रॉप इंजन द्वारा संचालित हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स होते हैं, उनकी रेंज, उनकी लगातार निगरानी करने की क्षमता, ये सब होने के बावजूद भी उनकी स्पीड काफ़ी कम रहती है। यानी कि भारतीय नौसेना चाहती है कि उनके पास ऐसे लंबी दूरी के हाई स्पीड UAV मौजूद हो जो कि जेट पावर्ड होने चाहिए। लद्दाख में दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के लिए अब 30 एयरफील्ड पर ट्रायल शुरू हो चुके हैं। दरअसल न्योमा एयरफील्ड जब पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा तो ये लद्दाख से फाइटर जेट ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स का तीसरा बेस बन जाएगा। न्योमा में पहले एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था, जिसे केवल हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए ही इस्तेमाल में लाया जा रहा था। लेकिन एयरफील्ड बन जाने से यहां पर फाइटर जेट उड़ान भर सकेंगे।
ये एयरफील्ड दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड में से एक माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आज भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल्स को लॉन्च किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, पहली बार दोस्तों रशिया S-500 की पहली रेजिमेंट को डिप्लॉय करने जा रहा है। रशिया ने कहा कि नया S-500 सिस्टम किसी भी तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। S-500 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोक सकता है और इसे प्रोमेथियस भी कहा जाता है। वर्तमान में दोस्तों रशिया के पास ये एकमात्र ताकत है जो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है। S-500 ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों, अवॉक्स और लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाले सैटेलाइट्स को भी खत्म कर सकता है। हालांकि कितनी संख्या में रशिया ने S-500 सिस्टम्स तैयार किए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।